हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित पीछे के वीडियो में हम आपको अनुच्छेद आधारित जितने सारे भी प्रश्न थे सभी का उत्तर बता दिए थे। अनुच्छेद आधारित प्रश्न कहने का मतलब कि जो आपके चैप्टर के बीच में जो प्रश्न दिया हुआ रहता है वो सारे प्रश्न हम आपको बता दिए थे। और आज के इस वीडियो में जो आपका चैप्टर के लास्ट में जो प्रश्न दिए हुए रहता है, जो टेक्स्ट बुक पर आधारित रहता है, उन सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। आप सारे क्वेश्चन को अपनी किताब से मिला सकते हैं, आपका सारा क्वेश्चन आपके किताब से ही दिया गया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपका जो यह चैप्टर है तो आपके बुक से जितने सारे भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो में खत्म कर देंगे, यानी कि इस वीडियो में आपके किताब वाले सेक्शन पूरे तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जितना हम आपको अभी क्वेश्चन आंसर बताए हैं पीछे के 2 वीडियो और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सिर्फ इतना सही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जब यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद हम इसी चैप्टर पर आधारित 1 या 2 वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम आपको एडिशनल क्वेश्चन आंसर बताएंगे। कहने का मतलब कि जितना आपकी किताब में दिया हुआ था उतना तो हम आपको बता चुके, लेकिन इसके बाहर से जहां से बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आहार नाल के संरचना के बारे में हो गया, पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद 1 या 2 वीडियो और आएगा, उसे भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि वह दोनों वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे और बारी बारी से एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है वह ऑब्जेक्टिव है। आप अपने किताब में देखिएगा, आप मिलाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है पोषण से, बी है श्वसन से, सी है उत्सर्जन से और डी है परिवहन से। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, उत्सर्जन से, यानी कि मनुष्य में जो वृक्क है वह उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, पहला का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि पादप में जाइलम और फ्लोएम होता है और जाइलम का क्या कार्य होता है और फ्लोएम का क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम आपको बताए थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि पादप में जो जाइलम होता है वह किस चीज़ का वहन करता है। ऑप्शन है जल का वहन करता है, बी है भोजन का वहन करता है, सी है अमीनो अम्ल का वहन करता है और डी है ऑक्सीजन का वहन करता है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि जल का वहन करता है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि पादप यानी कि पौधों में जो जाइलम होता है वह जल और खनिज लवण का वहन करने का काम करता है और जो फ्लोएम होता है वह भोजन का वहन करता है। इसलिए जो यहाँ पर पूछ रहा है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जल के वहन के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज आवश्यक है? देखिए स्वपोषी कहने का मतलब होता है कि जो खुद से अपना पोषण करे। स्व का मतलब होता है खुद से और पोषी का मतलब होता है पोषण करना। तो जो खुद से अपना पोषण करे उसे स्वपोषी कहते हैं और एक होता है परपोषी, जो दूसरों के द्वारा उसे पोषित किया जाता है तो उसे कहते हैं परपोषी। इसके बारे में हम आपको विस्तार से इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी नंबर ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, उसके अलावा क्लोरोफिल भी आवश्यक है, उसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से उपयुक्त सभी है जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर कि पायरुवेट के विखंडन से, ठीक है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है, जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है
तो किस चीज में यह क्रिया होती है? ऑप्शन कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में, कि बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, कि सी है हरित लवक में, और डी है केंद्रक में। तो बताइए चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो इसका जवाब होगा कि वैसी हमारी आंत में बड़ी बड़ी गुलकाएं उपस्थित होता है। हमारी आंत में बड़ी बड़ी गुलकाएं उपस्थित होता है, जिसके कारण एंजाइम इसे विखंडित कर पाने में असमर्थ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो आंत होते हैं उसमें बड़ी बड़ी गुलकाएं होती है, जिसके कारण एंजाइम इसे विखंडित कर पाने में असमर्थ होती है। तो क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी गुलकाएं हैं, यह छोटे छोटे गुलकाओं के रूप में विखंडित कर पाने में असमर्थ होता है, तो हमारे शरीर में एक रस पाया जाता है जो इसे तोड़कर छोटे छोटे भाग में रूपांतरित कर देता है। उस रस का नाम होता है पीत रस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पीत रस इन बड़ी गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कर देता है, जिससे एंजाइम इनसे क्रिया कर सके। अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। अब देखिए, हमारे शरीर में दो ग्रंथि पाया जाता है, एक होता है अग्नाशय और दूसरा होता है यकृत। तो अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि वसा का पाचन करने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो आपको बताना है कि अग्नाशय से जो लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है वही वसा का पाचन करने में सहायक होता है। और वसा के पाचन की यह संपूर्ण प्रक्रिया क्षुद्रांश में होती है। क्षुद्रांश के बारे में हम आपको ऊपर में भी या फिर पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि क्षुद्रांश में किस प्रकार से पाचन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो वसा का पाचन होता है वह क्षुद्रांश में होता है। तो क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा था कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो जो वसा का पाचन होता है वह अग्नाशय से निकली हुई लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। और कहाँ पर होता है? तो यह क्षुद्रांश में पूरी प्रक्रिया होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार कहने का मतलब जो हमारे मुंह में जो लार पाया जाता है उसका क्या भूमिका है भोजन को पचाने के लिए। तो हम आपको बता दें कि इसके बारे में तो हम आपको विस्तार से आहार नाल वाले में पाचन तंत्र जब हम आपको पूरा समझाएंगे इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में, तो वहाँ पर हम आपको इससे विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे कि भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। पहला है कि लार में एक एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। अगर शॉर्ट में इसको बात करें तो इसको कहा जाता है सलाइवा। ठीक है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवा कहा जाता है। हम आपको आहार नाल का फिगर बता करके अगले वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो फिलहाल देखिए, लार में एक एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। यह एंजाइम मंड को विखंडित करके शर्करा में बदल देता है। देखिए, मंड को विखंडित करके शर्करा में बदल देता है। जो यह सलाइवा जो एंजाइम होता है, जो मुंह में ही भोजन को कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में रूपांतरित कर देता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नंबर स्टेप यहीं पर पूरा हो जाता है कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको यह ग्लूकोज में रूपांतरित कर देता है, सिर्फ यह लार जो पाया जाता है सलाइवा इसके कारण। और दूसरा है कि लार भोजन को चिकना बना देता है, जिससे इसे चबाने तथा सटकने में आसानी होती है। देखिए, जब भोजन हमारे मुंह में जाता है, जब हम उसको चिबाते हैं तो उसमें लार जो पाया जाता है मुंह में, जो सलाइवा होता है वह उसके साथ चिपक जाता है, वह उसके साथ मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि भोजन चबाने में आसानी होता है। और सटकने में, सटकने का मतलब कि जब भोजन को हम पेट के अंदर निगलते हैं तो चबाने में और निगलने में दोनों में आसानी होता है, सिर्फ लार के बदौलत। तो भोजन के पाचन में लार का यही प्रमुख भूमिका है और इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसके उपोत्पाद क्या हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या चीज है। तो हम आपको स्वपोषी पोषण के लिए पहले आपको बताएं कि स्वपोषी मतलब होता है कि जो खुद से अपना पोषण करे। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वह सूर्य का प्रकाश हो गया, उसके बाद क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, आदि परिस्थितियां होना आवश्यक है। मतलब कि स्वपोषी के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए
सबसे पहले सूर्य का प्रकाश रहना चाहिए, क्लोरोफिल रहना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए, जल आदि परिस्थितियां होना आवश्यक है। इसके उपोत्पाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती है वह 4 चीज मुख्य रूप से होता है: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां पर आपको यही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों का नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2015 में भी, 2017 में भी और 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए 2 साल के गैपिंग पर हमेशा यह पूछा जा चुका है। 15 में पूछा गया, उसके बाद 17 में पूछा गया, उसके बाद फिर 18 में पूछा गया, इसलिए हो सकता है कि 2020 में यह क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर निम्नलिखित है, इस प्रकार से लिखेंगे और अब हम आपको इसके अंतर दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर देखेंगे, तो आप ध्यान से इसे समझिएगा। देखिए सबसे पहला नंबर है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जो वायवीय श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कहने का मतलब कि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरा नंबर है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। चलिए अगला है कि इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। वायवीय श्वसन में CO2 गैस एवं जल जो होता है वह अंतिम उत्पाद होता है, और अवायवीय में होता है कि इसमें एथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है। तो ध्यान रखिएगा, वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वह CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वह एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए चौथा नंबर है कि इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में थोड़े मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए 5वां नंबर है, यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो अवायवीय श्वसन है यह केवल साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट है कि इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं और अवायवीय श्वसन में 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। तो चलिए यही 6 पॉइंट थे जो थे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। एक बार फिर से हम आपको जल्दी से रिवीजन करके बता दे रहे हैं। पहला नंबर है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें मतलब कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। वायवीय में CO2 गैस और जल अंतिम उत्पाद होता है, लेकिन अवायवीय में एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है। इसमें जो ऊर्जा होती है वह अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है और इसमें यानी कि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा थोड़े मात्रा में ही उत्पन्न होती है। चलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है और अवायवीय श्वसन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा मुक्त होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में 2 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। तो यही था वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, जो कि हम आशा करते हैं कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अब 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए जो कुपिकाएं हैं वह किस प्रकार अभिकल्पित हैं। तो देखिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि कुपिकाएं महीन दीवारों तथा असंख्य रुधिर केशिकाओं वाली रचना होती है। जो कुपिकाएं हैं उसमें महीन दीवार होता है और उसमें असंख्य रुधिर केशिकाएं होती है, जिसके कारण रुधिर तथा कुपिका में भरी वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। तो पहला नंबर पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा कि कुपिकाएं महीन दीवारों तथा असंख्य रुधिर केशिकाओं वाली रचना है,
जिसके कारण रुधिर तथा कुपिका में भरी वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। और दूसरा है कि कुपिकाओं की संरचना गुब्बारे जैसी होती है, जो आवश्यकता अनुसार गैसों का आदान प्रदान करने के लिए फैल तथा हिचक जाती है। तो देखिए, पहला और दूसरा नंबर पॉइंट है, तो पहला नंबर आपको बताया और दूसरा नंबर कह रहा है कि इसकी जो संरचना होती है वो भाई गुब्बारे जैसी होती है, बैलून जैसी होती है। जिस प्रकार से बैलून पिचकता है और फूलता है, उसी प्रकार से जो कुपिका होती है इसकी संरचना भी गुब्बारे जैसी होती है, जो आवश्यकता अनुसार आदान प्रदान करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कभी फैल जाती है और कभी सिकुड़ जाती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे शरीर में यदि हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है तो इसके कारण क्या परिणाम हो सकता है, क्या बुरा इफेक्ट पड़ सकता है हमारे शरीर पर। तो इसका जवाब होगा कि हेमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यदि हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन का कमी होगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच क्या संबंध है, तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वहन करता है। जो ऑक्सीजन होता है वह हेमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है और चिपक कर ही पूरे शरीर में फैलता है। तो इसलिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, ऑक्सीजन की पूरी मात्रा हमारे शरीर में फैलती रहे, इसलिए हेमोग्लोबिन सबसे अधिक जरूरी है। इसलिए हेमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वहन करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करिए, यह क्यों आवश्यक है। दोहरा परिसंचरण कहने का मतलब होता है कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के नस पाए जाते हैं, धमनी और शिरा। एक में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और एक में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी के बारे में हम आपको बताए थे कि धमनी का कार्य है कि हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर में ले जाता है। ठीक है, जो धमनी होता है वह हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाता है, पूरे शरीर में फैलाता है। और शिरा का काम होता है कि पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय तक लाता है। तो यही 2 प्रकार के नस होते हैं, इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य सहित समस्त स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। मनुष्य में तो यह दोहरा परिसंचरण पाया ही जाता है, इसके अलावा समस्त स्तनधारियों में भी यह परिसंचरण पाया जाता है। और देखिए प्रथम परिसंचरण में हृदय और फुफ्फुस के मध्य पाया जाता है। फुफ्फुस कहने का मतलब कि जो धमनी और शिरा होता है तो हृदय और फुफ्फुस के मध्य पाया जाता है, जिसे पल्मोनरी परिसंचरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम परिसंचरण जो हृदय और फुफ्फुस के मध्य पाया जाता है, जिसे हम लोग पल्मोनरी परिसंचरण कहते हैं, और द्वितीय परिसंचरण हृदय और शरीर के अन्य भागों के मध्य पाया जाता है। जिस प्रकार से हम आपको बताया, यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है, जिसे सिस्टेसिक परिसंचरण कहते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि जिससे शुद्ध व अशुद्ध रुधिर मिश्रित न हो सके। जैसे ये हम आपको बताए कि एक में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और एक में अशुद्ध रक्त। यह इसलिए दोहरा परिसंचरण होता है ताकि जो शुद्ध रक्त रहे वह अलग बहे और जो अशुद्ध रक्त रहे वह अलग बहे, दोनों एक साथ मिक्स न हो जाए, इसीलिए यह दोहरा परिसंचरण दिया हुआ रहता है। तो हम आपको बताएं सबसे शुरू में ही कि धमनी होता है और शिरा होता है, दोनों का काम अलग अलग होता है। एक में शुद्ध रक्त जाता है और एक में अशुद्ध रक्त जाता है, जिससे कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो होता है वह आपस में न मिल सके। तो चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा कि दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करिए। तो इसका जवाब हम आपको यहाँ पर बताए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर होता है। यह क्वेश्चन भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर होता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या अंतर होता है जाइलम और फ्लोएम में। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। यह क्वेश्चन भी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है कि जाइलम में पहला है कि जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवण को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जाइलम का कार्य होता है कि जड़ों से जल और खनिज लवण को पूरे भाग तक पहुंचाता है, यानी कि जो जाइलम होता है वह जल और खनिज लवण का वहन करता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वह जो पके हुए भोजन होते हैं, जो तैयार भोजन होता है, उसको वह पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पेड़ पौधे का जो भोजन बनता है वह
पत्तियों में ही बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम होता है जो जल और खनिज लवण का वहन करता है, और फ्लोएम होता है जो भोजन का वहन करता है। दूसरा है कि खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, खनिज लवण का जो परिवहन होता है वह नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है उसमें भोजन का जो परिवहन होता है वह चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, इसमें खनिज लवण और जो जल का परिवहन होता है वह नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है, लेकिन फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम भोजन का वहन करता है, इसलिए इसमें भोजन का जो वहन होता है वह चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। चलिए अगला नंबर है कि नलिकाएं और वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती है। जो नलिकाएं और वाहिकाएं होती है जिसके द्वारा खनिज लवणों का वहन किया जाता है, यह मृत कोशिकाएं होती है, लेकिन चालनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं जीवित होती है। कहने का मतलब कि जाइलम में जिससे खनिज लवण का वहन होता है वह मृत कोशिकाएं होती है, और फ्लोएम में जिससे भोजन का वहन होता है वह जीवित कोशिकाएं होती है। और चौथा और सबसे लास्ट है कि पदार्थों का स्थानांतरण बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है, और फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण परासरण दाब के कारण होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप जाइलम और फ्लोएम में अंतर समझ गए होंगे। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। फुफ्फुस में कुपिकाओं की एवं वृक्क में वृकाणु, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, इसकी रचना कैसे होता है और इसकी क्रिया विधि के बारे में यहाँ पर वर्णन करना है विस्तार से। तो देखिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था कि जो कुपिका होता है और जो वृकाणु यानी कि जो नेफ्रॉन होता है उसकी संरचना के बारे में हमें लिखना था। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट के माध्यम से इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहला है कि जो कुपिका की संरचना महीन दीवारों वाले गुब्बारों के समान होती है। हम आपको पीछे बताए कि जो कुपिका होती है उसकी संरचना महीन दीवारों वाले गुब्बारों के समान होती है, जो कभी फैलती है और कभी सिकुड़ती है। और दूसरी तरफ जो वृकाणु होते हैं या फिर नेफ्रॉन होते हैं उसकी संरचना महीन दीवारों वाले कप के समान होते हैं। ठीक है, महीन दीवारों वाले कप के समान होते हैं। चलिए दूसरा नंबर है, कुपिका में महीन दीवारों वाली रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है जो गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, महीन दीवारों वाली रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है जो गैसों का आदान प्रदान करता है, लेकिन नेफ्रॉन में बोमन संपुट में भी महीन दीवारों वाली कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह छनक का कार्य करता है। हम आपको ग्लोमेरुलस के बारे में बताए थे कि यह छानने का काम करता है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोमन संपुट में भी महीन दीवारों वाली कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह छनक यानी कि छानने का काम करता है। और तीसरा है कि यह CO2 एवं O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, लेकिन जो नेफ्रॉन होते हैं यह रुधिर को छानने एवं पुनर्वशोषण के लिए अपना पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब कि कुपिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आदान प्रदान करने के लिए यह अपना पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाता है। तो वृकाणु में क्या होता है कि यह रुधिर को छानने के लिए और उसे पुनर्वशोषण करने के लिए यह अपना पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाता है। और सबसे लास्ट है कि कुपिका केवल गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ही फेफड़ों को सतह पर प्रदान करती है। जो कुपिका होती है वह केवल गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ही फेफड़ों को सतह प्रदान करती है, लेकिन वृकाणु का नलकीय भाग मूत्र को मूत्रकोश तक ले जाता है। यानी कि वृकाणु का काम होता है कि वह मूत्र को, जहाँ पर मूत्र जमा होता है, मूत्रकोश तक ले जाता है, लेकिन कुपिका का काम होता है कि यह केवल गैसों का आदान प्रदान करने के लिए ही फेफड़ों को सतह प्रदान करती है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आपका जो यह चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो एक बार हम फिर से आपको बता दें कि इसके आगे 1 या 2 वीडियो और आएगा जिसमें हम आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह चैप्टर अब समाप्त हो गया, बल्कि इसके आगे मुख्य जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह अभी बचा हुआ है। तो इसके आगे जो 1 या 2 वीडियो और आएगा उसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।